हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मुझे पता है कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाते होंगे लेक्चर का वेट करते करते। हम भी हो जाते हैं, वैसे पढ़ाना तो काफ़ी मज़ा है। बहुत टाइम से नहीं पढ़ाते ना, तो जैसे लगता है समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ जैसा लगता है कुछ मिस कर दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वही कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं ना, कभी ये हो गया कभी हो गया, इसलिए डेली लेक्चर रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है चलो, अभी तो खाली करने का टाइम आ गया ना, तो इसीलिए एक काम करते हैं, एक दिन में जितना हो सकता है बना लेते हैं, फिर देखा जाएगा आगे चल करके। थोड़ा कॉन्स्ट्रेंट्स आएगा तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो लेक्चर्स हो जाएंगे बंद और अनप्रेसिडेंटेड टाइम के लिए। ठीक है, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। देखो, continuity of a complex function. A complex variable function f of z is said to be continuous at point z naught if and only if, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अरे बहुत लोग इसको बोलेंगे सर आप if का स्पेलिंग नहीं आता है सर क्या आपको? मैथमेटिक्स में IFF का मतलब होता है if and only if। ठीक है, a complex variable function f of z is said to be continuous एट पॉइंट जेड नॉट पे कंटिन्यूस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी फाइंड करना है। वो तब होगा जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले लिमिट का एग्जिस्टेंस होना अनिवार्य है। अगर लिमिट एफ ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नॉट एल के बराबर है, को एग्जिस्ट कर रहा है, कहने का मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा, एफ ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब फंक्शन जेड को हटा के जेड नॉट अगर डालोगे तब वो एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और ये कैसे चेक करते हैं, सिखाए थे हम प्रीवियस लेक्चर में आपको। और तीसरा कि जब ये और ये फाइंड कर लोगे ना तो दोनों बराबर होना चाहिए। अरे यही है, देखो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है मेरा वो कंटिन्यूअस है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। कोई चेंजेस नहीं है जो आपका एलिमेंट्री कैलकुलस में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते हैं रियल फंक्शन का, सेम चीज है। बस तरीका क्या है अप्रोच करने का, बस एक ही तरीका हम आपको रियल और कॉम्प्लेक्स में बताए थे कि रियल में बस एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग नंबर लाइन के थ्रू ही हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। कॉम्प्लेक्स में कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं होता, ये अनंत तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और अनंत तरीकों से जब आप अप्रोच कर रहे हो तो हर पाथ पे आपका वैल्यू यूनिक होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका लिमिट का वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए, पाथ के डिपेंड नहीं करना चाहिए। चाहे आप एक्स एक्सिस होके जाएं, चाहे वाई एक्सिस होके जाएं, चाहे आप गुलाटी मार के जाएं, चाहे आप छलांग मार के जाएं, कूद के जाएं, फान के जाएं, कैसे भी जाएं, आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, फिर और ये एक बात कि ये स्टैंडर्ड, ये तो रहा आपका जो कन्वेंशनल डेफिनेशन होता है। ठीक है, ये रहा आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए थ्योरेटिकल टाइप का, थ्योरी वाला, जिसमें थ्योरम्स हैं या प्रूफ मांग लिए या कुछ प्रूफ करने के लिए बोल दिया या उस हिसाब से, मतलब कैलकुलेटिव टाइप का नहीं हो तो, और लिमिट वाला से रिलेटेड आपको हो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इस तरह से, तो आप हमेशा ये एप्सिलॉन डेल्टा वाले को प्रेफर करेंगे। कहने का हम लोग सीख दिए हैं, इसको अभी हम आपको ग्राफिकली भी एग्जामिन करके आपको सिखाते हैं, लेकिन इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं हम लोग लेवल 2 में सीखेंगे। हम बता दे रहे हैं, तो चिल्लाना मत सर आप मिस कर दिए, सर आप छोड़ दिए, सर नहीं कराए। अरे अभी करने की औकात नहीं है हमारी, नहीं कर सकते, अभी हजम ही नहीं होगा। बहुत लोगों को तो एप्सिलॉन ये सिंबल ही नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो अभी फिलहाल इतना समझने पचाने की कोशिश करिए इसको। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी अगर एफ ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है तो वो जेड नॉट पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होगा इफ फॉर ऑल, ये किसका सिंबल है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस बस mod of z minus mod of f of z minus f of z naught less than epsilon for mod of z minus z naught is less than delta। हम आपको बताए थे डेल्टा क्या है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द z प्लेन। एप्सिलॉन क्या है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ f of z इन द w प्लेन। डायग्राम से देखें, चलो आपको डायग्राम से थोड़ा सा झलकी दे देते हैं, आपको फील आएगा। दो अलग अलग तरह के प्लेन्स, एक फंक्शन का प्लेन और एक नंबर का प्लेन। तो मान लेते हैं ये मेरा जेड प्लेन है और ये मेरा डब्ल्यू प्लेन है।
डब्ल्यू प्लेन को डब्ल्यू को और आप कुछ नहीं फंक्शन एफ ऑफ जेड भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या बोला, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, किधर बनाओगे, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोलो ये क्या है, सर्कल है सिखाएं आपको, डिस्क है, कैसा डिस्क, ओपन डिस्क, मतलब एक सर्कल बना दो जिसका रेडियस है डेल्टा, लेकिन वो डेल्टा के पेरीफेरी पे नहीं टच करेगा, उसके अंदर ही रहेगा, मतलब कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का लिया है मैंने। ध्यान रहे कि मैंने पेरीफेरी कंसिडर सर्कल का जो डेल्टा है उसका पेरीफेरी नहीं लिया है, उसको ये सब चीज सिखाया। अगर आप नहीं सीखे हो तो जा करके लिमिट का वो पहला वाला लेक्चर देखो, जा करके वो पहला वाला प्रीवियस लेक्चर ही देख लो, शायद प्रीवियस लेक्चर में बताएं। ये ओपन डिस्क रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन इक्वल टू बोलता ना तब सर्कल का पेरीफेरी भी ले लेते, लेकिन नहीं बोला। तो ये डेल्टा क्या है, डेल्टा है आपका रेडियस, किसमें, जेड प्लेन में। तो ये रहा आपका जेड नॉट, यहां होगा, अरे सब इंक, ये डेल्टा आपका क्या है, ये रेडियस है, और जेड नॉट कहां मिलेगा आपको, सेंटर पे। ये रहा आपका जेड नॉट, ये रहा आपका डेल्टा, समझ में आया, ओपन डिस्क, ठीक है। इसी ओपन डिस्क के कोरस्पॉन्डिंग आपको फिर से एक ओपन डिस्क मिलेगा, कहां, डब्ल्यू प्लेन में। तो बनाए इसका ओपन डिस्क, बनाए किधर, उसमें बताओ रेडियस क्या होना चाहिए, सेंटर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जेड नॉट। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, एफ ऑफ जेड नॉट है, ये रहा आपका एफ ऑफ जेड नॉट वाला कोई पॉइंट। अब इसमें तो फंक्शन ही का वैल्यू दिखाओगे ना, जेड नॉट थोड़ी, जेड नॉट सब तो इधर दिख रहा था, एफ ऑफ जेड है तो एफ ऑफ जेड नॉट होगा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी एक डिस्क कंसिडर करिए, सर्कल नहीं है, सर्कल कब बोलते हैं, इक्वल टू जब होता है तब सर्कल बोलते हैं, एफ ऑफ जेड और लेस देन एप्सिलॉन। तो इसमें जब आप कंसिडर कर रहे हो ना ये सारे पॉइंट्स, ये भी ओपन डिस्क ही है, इसमें आप पेरीफेरी आप कंसिडर नहीं किए हो, बोल रहे हैं बार बार, पेरीफेरी इसमें कंसिडर्ड नहीं है, ये सब इधर ही है, बुझली। कितना होगा इसका रेडियस, बोलोगे सर ये एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन बना लो। सर ये डेल्टा का क्या फिक्स है क्या, कि हम इतना बड़े हैं, इतना बड़ा करें, इतना करें, अरे कोई फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं, आप कुछ भी मान लो, आप हिसाब से डेल्टा के हिसाब से आप उसको करो, चेंज होते रहेगा। बताए थे ना, अब ये जरूरी थोड़ी है कि आप अपने घर के जस्ट बगल वाले को पड़ोसी बोलोगे और आप 4 घर बगल वाले को पड़ोसी नहीं बोलोगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो उसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यही है कि कोई भी पॉइंट यहां पे है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक पॉइंट इधर मिलेगा ही मिलेगा, 100%। हर पॉइंट का कुछ ना कुछ आपको इधर मिलेगा ही मिलेगा। ये सारे जो पॉइंट्स बने हैं ना कि सर सब इसी पॉइंट्स के रिफ्लेक्शन, आप प्रोजेक्शन या इसका डिपिक्शन कुछ भी बोल सकते हो, हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक डिस्क मिलेगा। कहने का मतलब है कि इधर जो आपका डिस्क था डेल्टा रेडियस का ओपन डिस्क, उसके कोरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन डिस्क ही मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो तभी हम उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। कितनी शानदार बात है, ग्राफिकली भी आप समझ चुके हो। अब ये चीज आपके अंदर सिंक कर जाना चाहिए, एकदम हौले हौले चल रहे हैं बउआ, कोई हड़बड़ी नहीं है। एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन हमको तो ये रटा हुआ है, इसको हम लोग ग्राफिकली भी इसका सिग्निफिकेंस भी समझ लिए। एक छोटा सा चीज बचा हुआ है कि इसको प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं। चिंता ना करें, लेवल 2 में जाएंगे तब सीखेंगे, सारे कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब कोर्स बनते चले जाएंगे तब, ठीक है। तो हड़बड़ी ना करें, और अगर आपको हड़बड़ी है तो आप प्लीज कोई टीचर को या कोई प्रोफेसर को कंसल्ट करें और उनके पास जाकर के आप सीखें, जाकर के आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। कंटिन्यूटी मैंने आपको जो इजी वाला था वो बता दिया, कन्वेंशनल जो था वो बता दिया। कन्वेंशनल में मतलब ये वाला जो चीज बस यही, एफ ऑफ जेड है, जेड टेंस टू जेड नॉट अगर करते हो ये एफ ऑफ जेड नॉट के बराबर जो होता है तो हम उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे इस पॉइंट पे बस। और इसको ग्राफिकली एप्सिलॉन डेल्टा से हम लोग ये सीख चुके हैं, ठीक है। अब सुन लो, कुछ कुछ रूल्स होता है, ये सब बच्चों वाली रूल्स है। अगर कोई दो अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं तो उसका एडिशन करोगे तो कंटिन्यूअस मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो कंटिन्यूअस मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन करो तो कंटिन्यूअस मिलेगा। बस दुनिया खत्म नहीं होनी चाहिए,
हो गया आपका कंटिन्यूटी समाप्त। ठीक है, इसको आप नोट करिए अच्छे से। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस मतलब वहां पे कनेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए एक पढ़ना पड़ता है टर्म डिसकंटिन्यूटी। मतलब कहीं कहीं पे देखो, थोड़ा सा फील करो, जैसे एक कर्व बना दिया इस तरह से, ये इस तरह से कर्व है, कैसा कर्व बोलेंगे, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? लगे सर ये तो कंटिन्यूअस है क्योंकि यहां से यहां तक पूरी तरह से कंटिन्यूअस है। अब सुनो, अब कैसा बन गया, डिसकंटिन्यूअस बन गया। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये सब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं। इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। पॉइंट्स इन द जेड प्लेन वेयर f of z fails to be continuous are called discontinuities of f of z. f of z is said to be discontinuous at these points. अरे f of z, ये सारे पॉइंट्स पे f of z कंटिन्यूअस नहीं है, फेल्स टू बी कंटिन्यूअस, तो ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस होने का कंडीशन बताए थे ना, क्या बताए थे, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों के वैल्यू सेम हो जाने चाहिए। तो ये सारे वैसे पॉइंट्स हैं जहां वो चीज कंडीशंस नहीं हो रहे हैं सेटिस्फाई, तो ये सारे पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूटीज बोला जाएगा एफ ऑफ जेड का। तो आप इसको डिसकंटिन्यूटी, ये भी डिसकंटिन्यूटी, ये सारे डिसकंटिन्यूटीज हैं एफ ऑफ जेड की। तो ये क्या है, पूरा एफ ऑफ जेड है। उस एफ ऑफ जेड में ये सारे जो आपके रेड डॉट्स हैं, ये सारे आपके डिसकंटिन्यूटीज हैं, removable discontinuity. If limit f of z as z tends to z naught exists but is not equal to f of z, we call z naught a removable discontinuity, since by redefining education since by redefining, welcome to Exademy, redefining education को रीडिफाइन कर रहे हैं। उसी तरह से एजुकेशन को जब हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं तो जो चीज नहीं हो रही थी वो सारी चीजें होने लग रही हैं, होने लगेंगी। तो वही चीज यहां पे, जो सारे फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस थे वो सब कंटिन्यूअस होने लगेंगे, जो कंटिन्यूअस नहीं थे वो सब के सब कंटिन्यूअस होने लगेंगे। ठीक है ना, एजुकेशन को ठीक से रीडिफाइन किया गया, उसी तरह से फंक्शन को रीडिफाइन किया गया, तो जो कंटिन्यूअस नहीं था वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जो एजुकेशन को रीडिफाइन करने से जो लोग नीचे से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे वो अब उनका उठना शुरू हो गया है, होता रहेगा। उसी तरह से अगर वैसा कुछ रहता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं। देखो कंटिन्यूटी में 3 कंडीशंस होने थे। सबसे पहला तो हुआ कि तुम्हारा जो लिमिट है ना, लिमिट एफ ऑफ जेड एस जेड टेंड्स टू जेड नॉट, ये तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। ठीक, दूसरा एफ ऑफ जेड नॉट, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरा, ये जो आपने लिमिट एफ ऑफ जेड एस जेड टेंड्स टू जेड नॉट फाइंड किया है, ये वैल्यू जो आएगा वो एफ ऑफ जेड नॉट के वैल्यू के बराबर आना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर ओवरऑल थ्रू आउट सेटिस्फाइड होंगे तब हम उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। रिमूवेबल का यह बात है कि इसमें यह बोल रहा है कि ठीक है, ये पहला कंडीशन तो मान लिया, चलो चलते हैं, ये सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एफ ऑफ जेड नॉट के बराबर नहीं है। मतलब हो सकता है एफ ऑफ जेड नॉट भी एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन थर्ड कंडीशन जो है ना, ये बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे इस फंक्शन को, ऐसा रीडिफाइन करेंगे कि ये इसके बराबर हो जाए। बस अगर आप ऐसा कर पा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। मतलब वो डिसकंटिन्यूटी को भगा दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये डिसकंटिन्यूटी है, अब मान लेते हैं ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, मतलब फंक्शन को रीडिफाइन करने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है सपोज, तब ये रेड डॉट भाग जाएगा, रिमूव हो गया और ये कंटिन्यूअस हो गया, तो इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला गया। ये जो पहले था ना डिसकंटिन्यूटी,
इसी डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला गया। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया कि ये रिमूव हो गया और ये कंटिन्यूअस हो गया। कुछ कुछ हो सकते हैं कि रिमूवेबल नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होंगे। कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जो फंक्शन को रिडिफाइन करने पे कंटिन्यूअस हो जाए तो उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। समझ में आया? तो बस वही चीज है। फिर देखो एक नोट करने वाली बात, टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एज जेड इक्वल टू इंफिनिटी या फिर एज जेड टेंड्स टू इंफिनिटी। कुछ लोग पूछ रहे थे ना सर, ये मैंने कमेंट देखा 4-5 कमेंट में बोला सर ये डस्टर कैसे चिपक जाता है? अरे ये मैग्नेटिक बोर्ड है, इसमें लगा हुआ है मैग्नेटिक, तो इसलिए चिपक गया है। तो देखो ये मार्कर खोसने का भी जगह है तो खोस दिया मैंने। तो ये सब जो है ना मुझे बहुत पसंद है, ये सब टेक्निकल गैजेट्स वगैरह, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वगैरह। कुछ गिफ्ट दोगे ना तो यही सब देना, ठीक है? और कुछ मत देना, मतलब टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पढ़ाने से रिलेटेड। अब देखो, टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जेड एज जेड टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है जेड टेंड्स टू इंफिनिटी या जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे, सिंपल सा आसान प्रक्रिया ये है कि आप जेड को मान लो 1/w है, मान लो, क्योंकि डायरेक्ट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने में हो सकता है दिक्कत हो, तो हम मान लेते हैं ठीक है, लेट जेड इज इक्वल टू 1/w कुछ है। अब यहां पे आप w इज इक्वल टू 0 पे आप टेस्ट करते रहो, लिमिट लगा दो, लिमिट f ऑफ 1/w एज w टेंड्स टू 0, तो आपको जो ये आंसर मिलने वाला है वही चीज ये मिलेगा। हम लोग सीखे थ्योरम में भी तो आपको बताए कि वो रूल्स वगैरह उसके लिए एप्लीकेबल है। तो आप प्रॉब्लम में ये अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप ये रेसिप्रोकल वाला करके आप w टेंड्स टू 0 करा लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वगैरह वगैरह क्या क्या होता है, नोट करिए। नेक्स्ट बात आता है कंटिन्यूटी इन अ रीजन। अभी एक पॉइंट पे बात हो रहा था, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। 3 कंडीशन बताए, लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, उस पॉइंट का फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ ही साथ दोनों ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड वाले के इक्वल होना चाहिए, तब कंटिन्यूअस होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब रीजन पे कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन अ रीजन इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन। क्या लॉजिक है इसमें? सिंपल सा चीज है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर रीजन, इस रीजन के अंदर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो बस हर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी, हर पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आपको क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो हम बोल देंगे कि पूरे के पूरे रीजन में कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये चीज नहीं करते कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हम लोग ट्रीट करते हैं, वो हम सिखाएंगे आपको कि उसमें कैसे करते हैं। जनरली उसमें एप्सिलॉन डेल्टा वगैरह लेकर के थोड़ा एनालॉजी वगैरह लेके करते हैं। वो सॉल्व करने के लिए अभी वो चीज़ नहीं, आपको रियल एनालिसिस का थोड़ा सा आपको आइडिया होना जरूरी है उसके लिए, इसलिए हम उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे। तो इस एप्सिलॉन डेल्टा वाले डेफिनेशन को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, साइड कर दीजिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी अभी थोड़ा समय के लिए साइड कर दीजिए, ठीक है। कुछ जो जानकारी है वो सब चीज़ आप जान लीजिए। और थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी, पहला ये सब देखें, फिर से देख लीजिए कि अगर f ऑफ जेड g ऑफ जेड अगर कंटिन्यूअस है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब के सब कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो यह पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम बोला कि फंक्शंस व्हिच आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन एवरी फाइनाइट रीजन आर, मतलब ये सारे फंक्शंस हैं जो हमेशा जन्मों जन्मांतर तक हर जन्म में कंटिन्यूअस होंगे। कौन कौन से? e टू द पावर ऑफ जेड वाले, जितने पॉलिनोमियल्स हैं वो सब के सब, और साइन जेड कॉस जेड वाले। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ इस तरह का दिख जाए, आंख बंद करके लिख देना कि ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है। और तीसरा ये है कि सपोज एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन, देन इट इज बाउंडेड इन द रीजन दैट इज a constant m such that mod of f of z is less than m for all points gen। मतलब वही है जो आपका डिस्क बनाना है, इस तरह का कुछ आपका डिस्क बनेगा। अरे इसका कहने का क्या मतलब है? f of z मतलब कहाँ से बना रहे हो? ये ओरिजिन से। इसको क्या लिख सकते हो? ये कुछ नहीं है ना, f of z माना 0 तो लिख सकते हो ना, 0 हो गया सेंटर, तो हो गया इसका सेंटर। कुछ इस तरह से डिस्क बन रहा है और जो पॉइंट्स हैं, और इसका रेडियस क्या है? m है। रेडियस क्या है इसका? m है, लेकिन पेरिफेरी कंसिडर नहीं करना है क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है। बस ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखो, ठीक है। और ये मैंने शॉर्ट में लिखा, जगह नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि अगर मान लो f ऑफ जेड अगर कंटिन्यूअस है तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे।
कहने का मतलब ये है, जैसे एफ ऑफ जेड को क्या लिखते हैं हम लोग, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखते हैं। इसमें ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन u जो है ना ये भी रियल फंक्शन है, v जो है ना ये भी रियल फंक्शन ही है। कहने का कैन पार्ट हम बोल देते हैं कि ये क्योंकि आयोटा के साथ एसोसिएटेड है, ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो u रियल फंक्शन है एक्स वाई का, v भी रियल फंक्शन है एक्स वाई का, क्योंकि इसको इस तरह से फ्रेम किया गया है। ये पूरे को हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बोलते हैं। समझ में आया? तो ये बोल रहा है कि अगर ये वाला कोई एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस है तो इंडिविजुअली ये दोनों कंटिन्यूअस होंगे ही, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर u और v इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर कंटिन्यूअस हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब बात आती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। अलग अलग तरह का कंटिन्यूटी, हम लोग पहले कंटिन्यूटी सीखे, फिर डिसकंटिन्यूटी सीखे, फिर अब देखो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसको बोल रहे हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस इन अ रीजन, then by definition at each point z0 of the region for any epsilon greater than 0 we can find delta greater than 0 such that mod of f of z minus mod of f of z0 is less than epsilon whenever mod of z minus z0 is less than delta। मतलब ये तो आपका बेसिक कंटिन्यूअस का डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है। if we can find delta independent of epsilon but not on the particular point z0 we say that f of z is uniformly continuous in the region। बस ये है मेन सेंट्रल लाइन, यहां से यहां तक तो आपका कंटिन्यूटी का डेफिनेशन था। अगर आप कुछ डेल्टा एप्सिलॉन पे बेस, मतलब कुछ फंक्शन आप फाइंड कर लेते हो डेल्टा, जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज में क्या करते हैं, एप्सिलॉन और डेल्टा बीच में रिश्ता फाइंड करते हैं। ठीक है, आपने डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन फाइंड किया, लेकिन कहां पे नहीं मिलेगा आपको, नॉट ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट z0 को छोड़ करके हर जगह। ठीक है, अगर मान लीजिए हर जगह कंटिन्यूअस हो तो उसको तो हम फेयरली बोल सकते हैं कि हाँ वो कंटिन्यूअस है, लेकिन z0 पे आप डेल्टा को एप्सिलॉन के टर्म्स में अगर आप नहीं लिख पाते हो तब वैसे कंटिन्यूटी को हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली दूसरे तरह से आप क्या बोल सकते हो कि f of z is uniformly continuous in a region if for any epsilon greater than 0 we can find delta greater than 0 such that mod of f of z1 minus mod of f of z2 is less than epsilon whenever mod of z1 minus z2 is less than delta where z1 and z2 are 2 points of the region। चाहे आप इस तरह से डिफाइन करिए, चाहे आप इस तरह से डिफाइन करिए, दोनों का डेफिनेशन सेम है। तो चाहे आपको ये अच्छा लगे चाहे आपको ये अच्छा लगे, बात बराबर है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्क रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसा, ओपन डिस्क रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक ओपन डिस्क जो आपका जेड प्लेन में है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है एक ओपन डिस्क आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में मिलना चाहिए, फलाना फलाना ये सब चीज वगैरह वगैरह इस तरह से। इसका क्वेश्चन आपको दिखाएं कैसा आता है। इसका पहले देखो थ्योरम से रिलेटेड क्या है ये याद कर लो। लेट एफ ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन। क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन तो जानते हो क्या, बाउंडेड रीजन जानते हो, सिखाए यार पहला लेक्चर में। क्लोज्ड रीजन सिखाएं, बाउंडेड रीजन सिखाएं, तो क्लोज्ड भी होना चाहिए बाउंडेड भी होना चाहिए। अगर वैसा है उसी रीजन में कंटिन्यूअस है तब हम उसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोलेंगे। अब देखो आपके लिए एक टास्क है, जो भी महारथी योद्धा जो अगर आप सीख चुके हो एप्सिलॉन डेल्टा या पहले अगर आप कहीं पढ़े हो या आपका ग्रेजुएशन रहा है तो आप जानते हो कैसे उसको प्रॉब्लम में यूज करते हैं, उनके लिए है, बाकी लोग के लिए नहीं है। मैं उनको एक तो छोटा सा टास्क दे दे रहा हूं कि आप ये चीज करिएगा और मुझे आप दिखाइएगा। ठीक है, जिनको एप्सिलॉन डेल्टा व डेफिनेशन यूज करके प्रूव करना आता हो, एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन फाइंड करने आता हो, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स थ्योरेटिकल वाले जिनको आता हो, जो पहले पढ़ा है जिन्होंने, उनके लिए है। क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट f of z is equal to z square is uniformly continuous, is uniformly continuous। ये यूनिफॉर्मली क्वेश्चन क्या था देखने दीजिए। हाँ, प्रूव दैट f of z is equal to, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट f of z is equal to z square is uniformly continuous in the region mod of z is less than 1। अगला सवाल, प्रूव दैट
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z is not uniformly continuous in the region mod of z less than 1। ये दो सवाल मैंने दिया आपको, बस आप इसको फील करिए, मतलब जिनको आता हो वही सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे दिखाएंगे। मैं अगर अवेलेबल नहीं रहूंगा तो जो भी चला रहे होंगे व्हाट्सएप, उनको आप बोल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सर ने बोला था क्लास में कराने के लिए, सर को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ऑफ करके रखा हुआ है, बहुत टाइम से चला नहीं रहा हूँ, और पर्सनल नंबर देता नहीं, मैं उन्हीं को दूंगा जो सेलेक्टिव मुझे लगेगा कि हाँ उनको देने काबिल हैं। तो आप उसका काबिल बनेंगे तो आपको पर्सनल नंबर मिलेगा, वरना आप ऑफिशियल से काम चलाइए। प्रूव है ये, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी डिस्क रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसा डिस्क? मॉड ऑफ जेड मतलब सेंटर कहां? ओरिजिन। रेडियस कितना? 1। तो 1 यूनिट का एक सर्कल बना दीजिए, इसके अंदर सारे पॉइंट्स आप ले लीजिए, 1 यूनिट का एक सर्कल है, सारे पॉइंट्स ले लिए, बस पेरीफेरी को छोड़ दीजिए। तो इसी डिस्क की बात हो रही है, इसी ओपन डिस्क की बात हो रही है। तो इसी रीजन में आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो जेड स्क्वायर है ना, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो रहे, कोई भी दिखा देगा ये, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। किस रीजन में? उस रीजन में, इस रीजन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी तो कोई भी दिखा देगा। 3 कंडीशन प्रूव करो, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और तीसरा कंडीशन लिमिट और फंक्शन को जो है वो इक्वेट कर देना, बस। अब बात हो रही है रीजन पे, ठीक है। तो रीजन पे आपको ये भी दिखाना है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। कंडीशन आपको दिखा दिया मैंने, डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन। उसी तरह से आपको ये शो करना है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में ये इस पर्टिकुलर रीजन में कंटिन्यूअस नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करेंगे जिनका मैथ्स ऑनर्स रहा होगा ग्रेजुएशन में, और जो एप्सिलॉन डेल्टा के साथ खेलना जिनको आता होगा, वर्ड्स के साथ खेलना आता होगा, प्रूव करना जानते होंगे, रिलेशन वगैरह फाइंड करना आता होगा, वही सॉल्यूशन इसका भेजेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्सिलॉन डेल्टा के बारे में कोई आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया उनको पता नहीं, आप सब्र करिए, रियल एनालिसिस और कैलकुलस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको समझ में आएगा। अभी आपकी औकात नहीं है समझे, और मेरी भी औकात नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। तो वो हो जाने दीजिए, तब उस पे हाथ डालेंगे। लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम्स उनके लिए है जिनको आता हो, तो वो दोनों करें। तो हम मुझे भी तो देखना है कितने हैं भारत की जनता में, कौन है जिसको ये आता हो, करके दिखाओ जरा हम देखें कि कितना आता है आपको और कैसे अप्रोच करते हैं। आप रट करके कर रहे हैं या आप समझ के कर रहे हैं, वो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से हम फिर पढ़ाएंगे। अगर मेरे को लगा कि नहीं लोग रट करके कर रहे हैं, तभी हम इसको फंडामेंटल से बताएंगे, वरना अगर लगा कि नहीं ये तो सब समझ रहे हैं, मतलब लोगों में पता है, अच्छा मतलब भारत की जनता जानती है इस चीज़ को, अच्छे से समझी है, तब हम उसी लेवल से स्टार्ट करेंगे। एनीवेज वैसे आपको पता है कि हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन स्टार्ट तो बेसिक से करेंगे। तो एनीवेज ये दोनों क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करके मेरे को भेजिए, ठीक है। इसको नोट करिए, एक और छोटा टॉपिक बचा है। अनंत के दर्शन किए हो? अनंत के, इनफाइनाइट के। क्या है ये अनंत? अनंत को ही ईश्वर बोला जाता है, अनंत ही ब्रह्मांड है, अनंत ही सब कुछ है, अनंत ही बुद्ध हैं, अनंत ही शिव हैं, अनंत ही वही चीज हैं जो आप ध्यान में सीखते हैं। तो फिलहाल कॉम्प्लेक्स में वहीं आप जाएंगे, बुद्धत्व की तरफ, शिवत्व की ओर। किधर देखो, इधर इन्फिनिटी कैसे शो करते हैं। बहुत कुछ पहले मीम चला था ना कि लिमिट ऐसा कुछ कर दो, 8 को ऐसा कर दो, काट दो, है कि नहीं। इन्फिनिटी ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, इन्फिनिटी का सिंबल ऐसा ही क्यों दिखाते हैं, पता है किसी को? यही है जीवन का सार। अगर इसको गौर से देखोगे इन्फिनिटी को, तो ये एंडलेस कर्व है। देखो गौर से, ये इस तरह से, दिस इज एन एंडलेस कर्व। न आदि है न अंत है, यही शिवत्व है, यही शिवत्व है, यही बुद्धत्व है।
अरे यही है, इसीलिए अनंत बोलते हैं, न आदि न अंत। ठीक है, जब मैं छोटा था, मतलब छोटा नहीं, उस समय मैट्रिक में था, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान आता था और उसके जस्ट पहले आता था साईं बाबा। दोनों में रजत टोकस काम किया, हालांकि एक साल छोटा है मेरे से। तो उसमें वो उसका बहुत मतलब अच्छा लगता था उस समय जब बच्चा था। तो उसमें ये शिरडी वाले साईं बाबा वाला था, तो उसमें गाना था आदि ना अंत तुम्हारा। तो सब इंडिकेट कर रहे हैं वही, इन्फिनिटी ही है, ना अंत है ना आदि है, कोई नहीं है। तो जीवन और मरण, इट्स एन एंडलेस साइकिल। आप मरेंगे, फिर से पैदा लेंगे, फिर से मरेंगे, फिर से पैदा लेंगे, और ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, नो एंड। जिसका एंड हो जाता है उसी को बोलते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेना, मतलब वो भगवान के अंदर समा गए। ठीक है, वैसे समा के क्या करोगे, थोड़ा सा पैदा लो, कुछ करो आओ धरती पे, देखो कितने सारे चुड़ैल लोगों का है यहाँ पे जमावड़ा। एनीवेज, तो उसी इन्फिनिटी को हम लोग स्टडी करेंगे। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर आपको याद हो अच्छे से, तो उसमें एक बड़ा सा स्फीयर हुआ था, और फिर हम बताते हैं कि एक प्लेन होता था, और प्लेन जैसे नॉर्थ पोल से इस तरह से ऐसे कनेक्ट करता था। तो इस तरह से अगर आप कनेक्ट करते चलोगे, हर पॉइंट पे तो मिलेगा। स्फीयर पे हम दिखाए थे, एक कटोरा लेके या कुछ बॉल दिखाए थे आपको, तो उसको लेकर के उसको कनेक्ट करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऐसा भी तो होगा जो वो कभी नहीं कट कर रहा होगा, उस प्लेन को तो कभी नहीं कट कर रहा होगा। बस वही है, देखो वही ट्रांसफॉर्मेशन वाला चीज आ गया। बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 1/z। बस W इज इक्वल टू 1/z, मतलब दो प्लेन आपको दिखाए, एक Z प्लेन और एक W प्लेन। Z प्लेन में नंबर्स हम लोग प्लॉट करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। W प्लेन में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस प्लॉट करते हैं। तो ये फंक्शन है मेरा 1/z। इसमें से अगर एक पॉइंट हम चूज करें z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 मतलब ऑरिजिन। Z प्लेन समझ रहे हो? तो Z प्लेन मतलब जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर शो करते हो, तो ऑरिजिन को कहां रिप्रेजेंट करेगा? अगर इस तरह का हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो W प्लेन में कहां शो करेंगे, बताओ, थोड़ा बताओ। जैसे W इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मान लो Z² लेते हैं, ठीक है। Z प्लेन में दो प्लेन दिखा रहे हैं, देखो ये रहा आपका Z प्लेन, ये रहा आपका W प्लेन। Z प्लेन पे फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 मान लेते हैं, 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, 2 + i × 0। तो मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, 2 तो यहां दिखा दिया हम, W में कहां दिखाएंगे? बोलोगे सर 2 का स्क्वायर कर दो ना, 4 मतलब ठीक है, चलो यहां पे कहीं हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, उतना आप क्रिटिकलिटी पे मत जाना। प्लेन समझो, प्लेन, एक प्लेन पे जेड को हम लोग यहां शो किए, तो हो सकता है कि डब्ल्यू प्लेन में ये पॉइंट कहीं यहां पे शो हो, दिखा दिए हम। 3 ले लो, अगर मान लो ये 2 है तो 2 के कोरिस्पॉन्डिंग है 4 आ गया। सपोज 3 ले लेते हैं, 3 के कोरिस्पॉन्डिंग मान लो तो सपोज यहां पे 9 आ गया। तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग दूसरे पॉइंट पे कर रहे हैं, जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। 3 रिप्रेजेंट हो गया यहां पे। अब सवाल उठता है कि अगर फंक्शन ही हम अगर बदल दें, तो फंक्शन किए हम क्या, W इज इक्वल टू 1/z किए हम, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन, जेड में हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं, सपोज मान लिए यहां पे कोई भी 0 नहीं है, कोई भी मान लिए, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में मिलेगा ना हमको कोई पॉइंट, तो उसको हम सपोज यहां पे एक सर्कल दिखा रहे हैं, इधर हम क्रॉस दिखा रहे हैं, कट्टम कुट्टी वाला। तो एक और कोई पॉइंट है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हम कुछ और क्रॉस दिखा दिए, यहां एक और पॉइंट है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ और क्रॉस दिखा दिए। हर पॉइंट का तो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बुआ। अब सुनो कि अगर हम जेड को 0 मान ले, तो 0 मतलब ओरिजिन, तो ये जो ओरिजिन है इसको कहां दिखाओगे, कहां डालोगे? 0 डालो, यहां 1/0, दुनिया खत्म। प्लॉट कर पाओगे? किधर जाओगे? अरे मुन्ने किधर जाओगे, कहां प्लॉट करोगे, कर पाओगे? नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। जो नहीं दिखता है, जो अदृश्य होता है, जिसका ना अंत होता है, जिसकी ना आदि होती है, उसी को बुद्धत्व प्राप्त होता है, उसी को शिवत्व प्राप्त होता है। तो आप जाओगे उसी अनंत में, बुद्ध भगवान की तरफ जाओ,
शिव भगवान की तरफ जाओ, वही मिलेगा आपको सब कुछ, वही है जो है वही है। अब जाने का रास्ता बताएं, ध्यान करिए, पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to 1 by Z, the point Z is equal to 0, that is origin, is mapped into W is equal to infinity। मतलब ये जो origin है ये कहाँ मैप हुआ है? इनफाइनाइट में, शिव भगवान और बुद्ध भगवान की गोद में उधर ही गया है। कॉल्ड द पॉइंट एट इंफिनिटी इन द W प्लेन। तो जो शिव और बुद्ध के भगवान के गोद में बैठा हुआ है उसी को पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट बोलेंगे, उसी चीज को हम लोग इंफिनिटी बोलेंगे। डन। कुछ और एक्स्ट्रा चीज, वी डिनोट Z is equal to infinity, the point at infinity in the Z plane. To consider the behavior of f of Z at Z equals to infinity, it suffices that let Z is equal to 1 by W and examine the behavior of f of 1 by W at W is equal to 0। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर Z tends to infinity वाला चेक करना है तो Z को W 1 by W मान लो और 0 की तरफ टेंड कराओ। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी पे टेंड कराने का क्या तात्पर्य है? अगर कैसे जाओगे, सदियों सदियों जन्म जन्म लगेंगे फिर भी नहीं पहुंच पाओगे, कैसे जाओगे? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, Z को 1 by W मान लेते हैं। 0 शून्य की तरफ तो जाना ही है, जा ही सकते हो, क्योंकि शून्य को प्लॉट करा सकता है। और ये इंटरेस्टिंग चीज है कि शून्य और इन्फिनिटी दोनों ही ईश्वर हैं तो ये शून्य की तरफ, मतलब इस साइड आपको पहुंचना आसान होता है एज कंपेयर टू जो आपको नहीं दिख पा रहा। तो ये तो आपको दिख रहा है ना, तो इधर ही फोकस करिए। और ये सब कुछ फालतू के डेफिनेशंस हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अरे ये वही सब डिस बनाना, पर्पस यही था इंफिनिटी बताने का। पहला चीज कि आप प्लॉटिंग पे आप थोड़ा फोकस करो। प्लॉटिंग पे कैसे फोकस करोगे? जेड प्लेन का जो ओरिजिन है उसके कोरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन कहां पे होगा, मतलब इनफाइनाइट कहां होगा? अनंत। मतलब डब्ल्यू प्लेन पे आप शो नहीं कर पाओगे, लेकिन जेड पे जो जीरो है, ओरिजिन है, उसका कोरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन पे इनफाइनाइट होगा। कब? जब आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लोगे। तो इंफिनिटी को डिफाइन करने के लिए आपको यह चीज चाहिए ना। उसी तरह से आप रिवर्स वे में भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें थी थ्योरेटिकल चीजें। प्रॉब्लम में हो सकता है आपको डील करने के लिए आपको ये लॉजिक लगाना पड़े कि अगर समथिंग टेंड्स टू इंफिनिटी है तो उस फंक्शन वेरिएबल को हम कुछ 1 रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसको 0 के तरफ टेंड करा के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स एप्सिलॉन डेल्टा से रिलेटेड आते हैं, तो इसका प्रॉब्लम अभी नहीं करा सकते क्योंकि उस लायक अभी हम लोग नहीं हैं। तो इस हिसाब से आपका कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है वो भी हो गया है समाप्त। फिर इससे पहले लिमिट सीखे, कंटिन्यूटी सीखे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी सीखने के बाद फिर पहुंचेंगे हम लोग एनालिटिक फंक्शंस में। वहां से आपका जो सिलेबस में है ना, यूपीएससी के सिलेबस में, वहीं से स्टार्ट है। सर 15, 16, 17 लेक्चर करवा दिए, इतना टाइम वेस्ट करवा दिए सर, आप क्या कर रहे हो सर, समय बर्बाद हो जा रहा है मेरा। बाबू सुनी, थोड़ा समझ ही लाएं कि ये सब जो है ना ट्रैप है। सिलेबस में जो लिखा है ना आपका एनालिटिक फंक्शन, हाँ मेरे को कभी दिख गया ना कि सिलेबस किसने डिजाइन किया है, तो उसको मैं बहुत क्वेश्चन करूंगा। कैसे लिख दिया डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर पता नहीं जिसको, कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं पता, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टोपोलॉजी, ये सब कुछ नहीं पता, डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन। अरे क्या मजाक है? सिर्फ क्वेश्चन ही करना तो लिख दो, हाँ यही क्वेश्चन आएगा, लिख दो वैसे ही। क्या मजाक है ये सब चीज? वैसे नहीं। आपको बेसिक से जाना है और वैसे ही हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी सीखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी सीखने के बाद हमारा काफी एक होता है ना कि दायरा तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग डाइव मारेंगे एनालिटिक फंक्शन में, कॉची इंटीग्रल थ्योरम्स में, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।